Hi Devashish. Good afternoon, ma'am. Let's wait for another 1 minute or 2 minutes and then we'll start. Okay. Let others join. Excuse मैम, हाँ जी बेटा। मैम आपको क्या कहते हैं स्टॉक मार्केटिंग के बारे में थोड़ा पता है क्या? बेटा स्टॉक मार्केटिंग के बारे में तो अभी भी सेमिनार्स भी तो अरेंज करवाए थे मैंने पीछे अभी में। आई मीन मैम मैं ये पूछ रहा था जैसे कि अगर कोई बंदा किसी स्टॉक पे लगाता है पैसा हाँ और वो डाउन हो जाता है, तो क्या हाँ उसका अमाउंट माइनस में भी जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है बेटा। स्टॉक मार्केट के कितनी? लिए बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत होती है। इनफैक्ट डीप स्टडी जो लोग करते हैं बैठ के, जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका भी बहुत बार जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। आई इन्वेस्ट इन दिस मार्केट सो आई हैव सम आइडिया। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ब्रॉडर है ये टॉपिक। अगर डिस्कस करेंगे तो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो आप अपना अकाउंट बना लीजिए। इस पे एक जीरोधा करके एक एप्लीकेशन है, काइट काइट के नाम से एप्लीकेशन है जीरोधा की, zerodha.com आप पढ़ लीजिएगा। उस पे अपना डीमैट अकाउंट बनाइए। अगर आपको एलिजिबिलिटी है आपकी और मिल जाता है तो वहीं से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में ये होता है, ऑफकोर्स आपने कोई भी शेयर या कुछ कहीं पर भी आपने उसमें पैसा लगा रहे हो आप, तो मार्केट जनरली क्या होता है कि अगर सपोज कोई बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, अभी लास्ट वीक की बात है, बिल्कुल स्टॉक मार्केट अगर आपने न्यूज में देखा हो, ईटी पढ़ा करो, इकोनॉमिक टाइम्स, तो मार्केट बिल्कुल ब्रोक हो गया था और बहुत नीचे चला गया था। सब शेयर्स नीचे चले गए थे, बिल्कुल बिल्कुल लॉस में, एक तरह से पूरा ही स्टॉक मार्केट बिल्कुल लॉस में चला गया था। फिर उसके बाद अभी इस वीक में मार्केट अप हुआ है और इतना अप हो गया कि अब वो फिर निफ्टी एंड अदर्स पॉइंट्स जो है वो उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अप लिया है, राइज हुआ है। तो कुछ किसी भी आप मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद के आप पैसा लगा रहे हो, अगर तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आपको प्रॉफिट है। जब आप इमीडिएटली सेल भी, मतलब इट इज अ फ्री मार्केट, जब आप चाहो तब आप परचेज कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो जैसे आपको लगता है, सपोज आपने कोई शेयर खरीदा 10 रुपए का, 100 शेयर खरीदे, 1,000 रुपए आपने लगा दिया और आपको लगता है कि वो 10 की जगह 11 का हो गया है, आपने 100 शेयर खरीदे थे, तो आपको 100 रुपीज का बेनिफिट हो जाएगा अगर आप इमीडिएटली उसको सेल कर देते हो ज्यादा प्राइस पे। कम पे भी चला जाता है तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। ऐसा नहीं होता कि आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, वो आपने जो पैसा लगाया हुआ है मार्केट में उसका अलग ही अकाउंट बन जाता है, उसका आपके बैंक अकाउंट से लेना देना कुछ नहीं होता। बैंक अकाउंट तो सिर्फ इतना ही होगा कि आप वहां से पैसा ट्रांसफर करके और उधर डाल दोगे आप शेयर आई मार्केट मीन में। टू से मैम, जैसे कि किसी ने 100 रुपीज लगाया किसी शेयर पे और वो डाउन चला गया, तो क्या उसके अकाउंट में वो माइनस में भी चला जाता है? अकाउंट में माइनस में नहीं जाएगा, वही मैं आपको कह रही हूँ, बैंक अकाउंट से आपका कुछ लेना देना नहीं है इस पैसे का। नहीं ये नहीं, मतलब 100, जैसे कि अभी तो हाँ वो तो बहुत चला सारे ऐसे जाएगा। एप्लीकेशंस यस, हैं हाँ उस वो अकाउंट चला में, जैसे जाएगा। कोई जैसे कि कोई अकाउंट एप्लीकेशन है उस पे किसी बंदे ने अपना अकाउंट खोला और उन्होंने बोला कि 100 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, और उसने 100 रुपीज का एक शेयर लिया और बाई चांस वो डाउन हो गया और तो वो वो लॉस आपको में चला गया, माइनस में तो दिखाएगा, तो आपको वो आपका लॉस में दिखाएगा कि आप इतने लॉस पे चल रहे हो या इतने बेनिफिट पे चल रहे हो। क्या मैम वो देना पड़ता है? देना दे तो आप ऑलरेडी चुके हो बेटा पैसा, दे तो आप आई ऑलरेडी मीन चुके हो, आप आई मीन किसी को मैम, सौ जैसे रुपए कि दे चुके हो 100 आप है। ऑलरेडी। हाँ किसी को तूने ऑलरेडी 100 रुपए में 100। जैसे हाँ बोलो बोलो, मैं आपको आई ये मीन टू तभी मैम, दिखा जैसे कि पाऊंगी। अगर वो मान लो कि -70 हो जाए, तो क्या आपको फिर 70 रुपये एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे? पे नहीं करने पड़ेंगे, आपका लॉस हो गया। आप 100 रुपीज आपने कहीं दिए थे, वापस 100 नहीं ले सकते, आप वापस 70 लोगे, या वापस जो भी जितना लॉस है अगर आप उसको सेल करते हो। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जब माइनस में चला जाता है या लॉस में चला जाता है तो बेचते नहीं है, उस पैसे को वहीं लगा रहने देते हैं
और फिर जब वो मार्केट अप होता तो जब बेनिफिट होता तब उसको बेच देते हैं। माइनस कुछ नहीं होता, मतलब माइनस प्लस ऐसा कुछ नहीं कि आपके अकाउंट से पैसा चला गया या आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इट विल ओनली ट्रांजेक्शन इन योर बैंक अकाउंट विल ओनली टेक प्लेस जब आप कुछ बाय या सेल करोगे। अदरवाइज वो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाता रहेगा, अप हो गया, डाउन हो गया, पैसा, मतलब इतने आप लॉस पे चल रहे हो आज, इतने आप बेनिफिट पे चल रहे हो आज। तो बेनिफिट पे भी जो पर्सन चलता है, सपोज को दिखा रहा है कि आज मैं 3,000 रुपए के बेनिफिट पे हूँ, तो वो बेनिफिट उसको सिर्फ अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, अकाउंट में पैसा तब तक नहीं आएगा। तो सेम इज विद लॉस, उसको दिख रहा है स्क्रीन पे कि अच्छा वो आज तो मेरा इतना लॉस में चल रहा है, लेकिन जब तक वो लॉस में बेचेगा नहीं उसे लॉस नहीं होगा। हो सकता है मार्केट अप हो जाए तब बेचो आप। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो ऐसा ट्रांजैक्शन इमीडिएटली नहीं होता कि मार्केट गिर गया तो आपको लॉस हो गया। जनरली लोग बेचना, और जब तक हम सेल और बाय नहीं करेंगे तब तक एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर लाइट पावर कट हो गया है कॉलेज में, एक सेकंड में फोन से कनेक्ट कर लेती हूँ, शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको क्विकली। हम मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दिया, आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कल पढ़ रहे थे और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेसिकली एफएम का जो रोल है वो यही कि हम प्रॉफिट को एज मच एज पॉसिबल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हाई कर सकें। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग है, फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक टीम एक प्रोजेक्ट पे काम करी, देन देयर वुड बी मे बी अनदर प्रोजेक्ट, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ यू कैन से ऑप्शंस वेयर वी कैन इन्वेस्ट आवर कैपिटल और हम अर्न कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को हमें बेसिकली वेल्थ को मैक्सिमाइज करने, हम किसी भी डिसीजन को लेना कि हमें वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट, ये हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कर सकते हैं कि जो भी हमारा टोटल रिटर्न मिल रहा है, जिसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि कोई भी प्रोजेक्ट है, एक साल में हमें इतना पैसा मिलेगा, 2 में इतना मिलेगा, थर्ड में इतना मिलेगा, और टोटल उसको हम जो हमारा टोटल इनकम होगा उसको माइनस करें उसकी कॉस्ट से, जो कि इनिशियल आउटले है, हमारा इनिशियल आउटले जिसके कॉस्ट पे हमें वो पैसा मिला है या कैपिटल रेज हुआ है, उसको अगर हम लेस करते हैं, दिस इज अ फॉर्मूला, और आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, तो इसका मतलब इट इज अ बेनिफिशियल थिंग, देन वी शुड टेक अ डिसीजन टू गो अहेड विद दैट। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी जो फिगर है वो माइनस में आ रही है, दैट मींस वी विल बी इन लॉस, सो वी शुड टेक अ डिसीजन दैट वी शुड नॉट बी मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। और अगर जीरो है तो नो लॉस नो बेनिफिट है, तो भी हम ये डिसीजन लेना चाहिए कि हम नहीं करना चाहेंगे इसके साथ, लेकिन कोई लॉस नहीं होगा। So basically this is how we can take the decisions, or any FM can take a decision whether to go with some project or not. Although ये सारी perceptions, जैसे मैंने आपको बताया, देवाशीष ने भी जैसे हमसे पूछा शेयर के मार्केट के बारे में, तो everything is futuristic, everything is depending on future. Future is uncertain, किसी के हाथ में नहीं है, हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बेसिक एग्जांपल अपने रियल लाइफ का ही हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम हमारे सबसे क्लोज जो हमारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली होती है, हम अंदाजा अपने प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग से या प्रीवियस रिलेशनशिप से ये लगा लेते हैं कि इसके साथ तो मेरी बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हमेशा ही रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। या बहुत बार क्या होता है, हम सिबलिंग्स जो होते हैं, भाई बहन जो होते हैं हमारे फैमिलीज में, तो हम उनसे सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं कि ये तो हमारे अपने हैं, फैमिली है, इनसे तो हम कभी अलग होंगे ही नहीं। ये हमारा परसेप्शन है, इसके बेस पर हम फ्यूचर का भी डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये तो हमारे साथ हमेशा ही रहने वाले हैं। बट फ्यूचर में ये चीजें भी बदल जाती हैं। यू नेवर नो व्हेन समबडी वुड चेंज, व्हेन समबडी वुड चीट, व्हेन समबडी वुड डू बैड टू यू। और वो चीजें फ्यूचर में जब एक्चुअल में होती हैं तो ही क्या होगा फ्यूचर में, वो जब होगा तभी पता चलेगा। अदरवाइज आज के टाइम में हम सिर्फ फ्यूचर का परसेप्शन या फोकास्ट ही कर सकते हैं सिर्फ, और फोकास्टिंग टू सर्टेन एक्सटेंट गलत भी हो सकती है, किसी की भी गलत हो सकती है, किसी भी चीज को लेके हो सकती है। तो ये तो बिजनेस है या शेयर मार्केट है, इसमें तो परसेप्शंस गलत हो ही सकती है। लोगों के अपने रिलेशनशिप्स में भी परसेप्शन गलत हो जाती है, अपने अपने फैमिली के लोगों के साथ परसेप्शन गलत हो जाती है। वो सोचते हैं कि ये मेरा बहुत क्लोज है, ये मेरा बहुत अपना है, लेटर ऑन वी गेट टू नो आफ्टर सम टाइम में भी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद पता चलता है कि ये तो था ही नहीं हमारे साथ, ये तो हमारे साथ अपने बेनिफिट के लिए था या हमारे लॉस के लिए था।
होता है ना ऐसा। सो दिस इज व्हाट इट इज, कि फ्यूचर का कुछ नहीं पता, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। बस हम पुराना जो भी हमारे पास डेटा होता है अवेलेबल, या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, या मार्केट रिसर्च होता है, मार्केट की रिपोर्ट होती है, उनके बेसिस पर हम फोरकास्ट करके समझ सकते हैं कि ठीक है ये चीज अप जाएगी, ये चीज डाउन जाएगी, इसमें प्रॉफिट हो सकता है, इसमें लॉस हो सकता है। बट एक्चुअल में क्या होगा वो तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी पता चलता है। ठीक है, फंक्शंस हैं ये कुछ फंक्शंस, 4-5 पॉइंट्स फंक्शंस के हम पढ़ लेते हैं डिटेल की, जो कि बेसिकली हमने नेचर में भी पढ़ा है ऑलरेडी कल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन अगर हम सोचें कि क्या हो सकता है, तो इट कैन बी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लानिंग और फोरकास्टिंग, प्लान हम आज कर रहे हैं, प्लानिंग इज द पार्ट जो कि हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। प्लानिंग करने का मतलब है कि हम किस किस तरह से क्या क्या करेंगे, करेंगे का मतलब फ्यूचर में करेंगे। आज हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट डे ये काम करेंगे, सेकंड डे ये काम करेंगे, या फर्स्ट मंथ में ये टारगेट रहेगा, सेकंड मंथ में टारगेट रहेगा, हम इस तरह से प्लान करते हैं। और फोरकास्ट करना मतलब अंदाजा लगाते हुए कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, तो इस हिसाब से हमें ये करना चाहिए। यानी कि आज सपोज आपके पास 100 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं आपके साथ, आप फोरकास्ट ये भी करोगे क्या इनमें से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो हमें 1 साल बाद छोड़ के चला जाए, या 5 साल बाद ये आ नहीं रहेगा, या 3 साल बाद ये नहीं रहेगा। आज हम प्लानिंग कर रहे हैं तो बैठ के हम ये भी फोकस करते हैं कौन सा पर्सन कब तक रहेगा, या हमें कौन सा बैंक किस टाइम पर पैसे ज्यादा दे देगा, कौन से किसके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाएगा, किसके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ये सारी चीजों की जो भी फैक्टर्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमें लगता है कि हैम्पर करेंगे या इम्पैक्ट करेंगे, उन सब चीजों को हम फैक्टर करके फोरकास्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सब। अब मैंने से पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें हर चीज का नेगेटिव भी सोच के चलना है, कि यानी कि अभी तो हम सोच रहे हैं ठीक है, वी आर थिंकिंग पॉजिटिवली दैट ओके दीज थिंग्स विल हैपन इस तरह से, लेकिन अगर इस तरह से नहीं हुआ, देन व्हाट इज प्लान बी या व्हाट इज नेक्स्ट, तब हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ रेडी रहना चाहिए। फोरकास्टिंग जब हम कर रहे हैं तो हम दोनों तरह से सोच के चलेंगे कि हमारा अच्छा हो हमारे साथ, ये हम होपफुल रहेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो भी हमें फोरकास्टिंग और प्लानिंग का पार्ट रखना चाहिए। क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं जैसा हम प्लान करते हैं, बहुत सारी चीजें हो पाती ही नहीं है, या हम खुद ही नहीं कर पाते हैं जैसा हम प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी ये तो नहीं सोच रहे हमारी किसी की फैमिली में कुछ बहुत गलत हो जाएगा कल को, या अगले महीने या 2 महीने बाद, हम वी नेवर थिंक दैट, वी आर ऑलवेज होपफुल एवरीथिंग विल गो फाइन। बट व्हाट इफ एनीथिंग विल हैपन रॉन्ग, तो फिर it can happen with everyone, not with us, with anybody who is involved in the business. तो अगर वो पर्सन नहीं रहेगा, फॉर द टाइम बिंग नहीं रहेगा, या फॉर एवर नहीं रहेगा, सो व्हाट वी वुड डू, हु इज द नेक्स्ट, राइट। तो प्लानिंग और फोरकास्टिंग ये बहुत बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट चीज है। अगर प्लानिंग हमारी अच्छी नहीं हुई है तो हमारा काम, हम फेल फॉर श्योर हो जाएंगे। अगर हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है तो भी देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर्स, तो भी हम चांसेस हैं कि अगर हमने उसको प्लानिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी कर ली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए उसको प्रॉपर तरीके से, बिकॉज ऑफ मेनी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस विच वी फेस इन फ्यूचर, जिसका सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। जैसे कि कोविड इज दी एग्जाम्पल, दी बेस्ट एग्जाम्पल। हर किसी कंपनी ने अपने अपने कुछ प्लान्स बना के रखे होंगे 2020 के लिए, 2021 के लिए टारगेट होगा, सब बजट बना के रखा होगा, काम का सब कुछ रखा होगा ना करके। बट हर ऑर्गेनाइजेशन ने, कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी आ जाएगा कि प्रॉपर ही हमें शट डाउन करना पड़ जाएगा, और गवर्नमेंट की तरफ से ये मेजर्स आ जाएंगे, गाइडलाइन आ जाएंगे कि एवरीथिंग हैज टू बी शट डाउन। लॉकडाउन लग गया कंप्लीटली, इमीडिएटली लॉकडाउन लग गया, हो जाती ना वो। तो ये सारी चीजें जो आप कभी भी सोच ही नहीं सकते थे, ये चीज तो कोई प्लानिंग का पार्ट कभी भी नहीं रखेगा। तो 2020 में जनरली जो प्लानिंग की होगी, 2019 में, या पहले जो प्लानिंग 2020 के लिए किसी ने भी की होगी, किसी ने भी, हमने भी की होगी, चाहे आपने भी सोचा नहीं होगा कि आपकी इस तरह से शायद स्टडीज हैम्पर होंगी, या हम प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं ले पाएंगे, या कुछ भी। अब सेम गोज विद बिजनेस ऑल्सो, उन्होंने भी सोचा होगा हमें कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ जाएगा, बिजनेस काम ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो कुछ मनी भी हम नहीं बनाएंगे, कुछ अर्न नहीं करेंगे, और लॉसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे। और सेम गोज विद एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से हमारी सैलरीज ऑटोमेटिकली, कहाँ तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम इंक्रीमेंट मिलेगा, अभी हम 50,000 कमा रहे हैं तो अगले साल में भी हम अगर 10% का इंक्रीमेंट भी मिलता तो 55 मेरी सैलरी हो जाएगी। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, हम कुछ ना कुछ बेटर अर्निंग्स करेंगे।
कोविड के टाइम में लोग इतना ज्यादा अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया था कि हाफ सैलरी भी मिल रही है, 60% सैलरी भी मिल रही है, एवरीबडी वाज ओके विद दैट, नोबडी वाज थिंकिंग एंड नोबडी स्टिल इज थिंकिंग अबाउट अप्रेजल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। जस्ट दैट आईटी है जो चल रहा है डिपार्टमेंट, योर आईटी इंडस्ट्री इज ऑन द राइज आज की डेट में, अदरवाइज सब इंडस्ट्रीज फेल हो गई ड्यू टू कोविड। तो प्लानिंग फोरकास्टिंग एक हद तक काम कर सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरल क्लामिटी हो गई, कुछ ऐसा होगा जो हम कभी भी रखते ही नहीं सोच के, और अगर वो हो जाता है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन वैसा बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता जैसे हमने प्लानिंग करी है। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर्स कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है, हमें प्रॉपर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वो सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करके हमें फोकस करने की जरूरत होती है, हमें वो करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल कॉम्पोजिशन, जो हमने नेचर में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, कि कैपिटल जो हम जितना भी अमाउंट हमारा होगा वो हम रेज करेंगे तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। कॉम्पोजिशन का मतलब कितना पैसा किससे आएगा, फिर इतना पैसा इससे आएगा, इतना पैसा इससे आएगा, तो टोटल मिला के उसका कॉम्पोजिशन हो गया एक तरह से ब्रेकअप बेसिकली। कि हम सपोज वी वुड वांट 1 लाख रुपीज और वी वुड लाइक 1 लाख करोड़ रुपीज, व्हाटएवर जो भी हमारा वैल्यू है, हमारा रिक्वायरमेंट है, तो उसमें से हम क्या हम मिक्स्ड कैपिटल बनाएंगे, या हम सारा कुछ इक्विटी से उठाना चाहते हैं, या हम सारा कुछ ही डेट डिवेंचर से उठाना चाहते हैं, या हम सारा कुछ ही बैंक लोन से उठाना चाहते हैं, क्या हमारा कॉम्पोजिशन रहेगा स्ट्रक्चर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, या क्यों एक एफएम कॉम्पोजिशन के बारे में देखेगा, वो सिंपली पूरी कैपिटल एक ही जगह से क्यों नहीं उठा लेता। इसलिए नहीं उठाते हैं कि सपोज फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल है 19 एंड का या 2020 का, 19 एंड का है, 20 का समझ लीजिए। यस बैंक आपने देखा होगा, किसी का यस बैंक में अकाउंट होगा, तो यस बैंक बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था अभी, पिछले साल की बात है, 1 साल पहले। और बैंकरप्ट इतना ज्यादा हो गया था कि पैसा सीज कर दिया था उन्होंने। जो लोग के पास अकाउंट होल्डर्स थे उनको, वो अपना पैसा नहीं ऑपरेट कर पा रहे थे एक टाइम पर। उन्होंने बिल्कुल मतलब यस बैंक ने ही। रितेश क्या पूछ रहे हो बेटा? एशियन क्वेश्चन, 55% अमेरिकन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और इंडियन इन्वेस्ट। हाँ जी बेटा रितेश बोलो। तो फिर बेटा इट डिपेंड्स कि आप देखो, हमें वहां पे ज्यादातर लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका, आई एम नॉट श्योर 55% लोग इन्वेस्ट करते होंगे नहीं करते होंगे, हो सकता है करते हो सकता है यहाँ यहाँ पे लोग कम पैसा जो है 1.5, जैसे आप बोल रहे हो फिगर कहीं से परसेंटेज आपका आया कि इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं 1.5। नाउ यू सी 1.5 ऑफ इंडियंस कितना है, 55% ऑफ अमेरिकन कितना है। दूसरी चीज कि हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे पास। हमारे पास गरीब लोग ज्यादा हैं, वो लोग ज्यादा हैं जिनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। आप समझ रहे हो, रोटी कपड़ा मकान, मतलब आदमी सुबह निकलता है खाना अपना अर्न करने के लिए कि मैं आज का 3 टाइम का खाना फैमिली को फीड कर पाऊं। कोविड में इतने सारे लोग भूखे मरे हैं जो कि हमें नहीं पता है। कोविड से इतने लोग नहीं मरे हैं जितना कि कोविड की वजह से, पैसा ना कमाने की वजह से, वेज अर्नर्स जो डेली वेज अर्निंग करते थे वो भूखे मरे हैं। उनके पास कोई खास सेविंग्स नहीं होती हैं, वो सिर्फ यही करते हैं बिल्कुल हैंड टू माउथ। आज कमा लिया तो रोटी मिल गई, कल नहीं अगर कुछ काम हुआ तो एक ही टाइम खाना खाया, या बहुत बार ऐसा होता है 2 बार, 2 दिन तक खाना नहीं खाते लोग, 3 दिन तक खाना नहीं खाते लोग। आप समझ रहे हो। ये मैं आई एम सॉरी, आई एम डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। ये रितेश का क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया तो मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ। रितेश, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी। तो बेसिकली इंडियंस जो हैं वो कम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, परसेंटेज ऑफ द इंडियंस वो कम इसलिए है क्योंकि हमारे पास ज्यादातर सेविंग्स नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास सेविंग्स होती है, और सेविंग्स में आराम से बैठ के खा सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। या सेविंग्स हैं भी तो हमारे पास और बहुत सारे खर्चे हैं जहाँ पे हमें लगाना पड़ता है। हमारा स्ट्रक्चर ही अलग है बेटा। ये बहुत बहुत ही मेजर, बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है अगर हम इसको डिस्कस करें। अमेरिका का कल्चर ही बिल्कुल अलग है। आप जब तक काम कर रहे हैं, जब तक आपको समझा जाता है कि आप काम कर सकते हैं, लाइक योर टिल योर रिटायरमेंट एज यू वुड बी वर्किंग, you would be getting paid and you would be earning for yourself. Once you will be an old age person, आपको तब प्रॉब्लम ये सोचने की जरूरत नहीं आपको खाना मिलेगा कि नहीं, आपको रहना मिलेगा कि नहीं। ओल्ड एज के लिए अलग से हेल्प है गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिका को, अमेरिकन को स्पेशली।
तो उनको ये नहीं सोचना, हमें हमें एज एन इंडियन ये भी सोचना है कि बुढ़ापे में 60 साल के बाद जब मैं नहीं कमाऊंगी तो मुझे कहाँ से खाने मिलेगा, ठीक है, और कब तक मैं बिना मतलब कमाए खा पाऊंगी, या मुझे मेरे बच्चे खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। दिस इज व्हाट आवर इंडियन कल्चर इज। एंड इफ यू टॉक अबाउट अमेरिकन, तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से इतना कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी आपको है, यहाँ पर वो चीज नहीं है। और इसी वजह से हम लोग सेव करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। मे बी हमने LIC ले ली कि अगर सपोज मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली में आगे मेरे बच्चे भूखे नहीं मरे। लोग लोग यही तो करते हैं, टर्म प्लान ले लेते हैं अपनी जिंदगी में, वो खुद अच्छी लाइफ ना जी के अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ सेविंग करने की कोशिश करते हैं। तो शेयर मार्केट में वही लोग पैसा लगाते हैं जिनके पास वो पैसा एक्सेस में पड़ा है और उस पैसे का अभी फिलहाल में प्रेजेंटली कोई यूज नहीं है, ठीक है। इसलिए अमेरिका में लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि उनके पास सेविंग्स ज्यादा है, उनके पास लाइफ सिक्योरिटी के लिए और सारी चीजें भी हैं। हमें अपना सब कुछ देखना है, प्रेजेंट भी देखना है, फ्यूचर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है। वहां पर सारे लोग फैमिली में कमाते हैं, यहाँ पर एक ही आदमी कमाता है या ज्यादा दो कमाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा करते हैं लोग स्टॉक में। हमारे पास स्टॉक में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं, तो हम कहाँ से लगाएंगे, हम अपना खर्चा ही नहीं निकाल पाते हैं। क्लियर है? क्लियर है रितेश? नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, फंक्शंस में सेकंड पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे थे कॉम्पोजिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ से कितना पैसा लें। मैं आपको ये एग्जांपल बता रही थी यस बैंक वाला, वो इसलिए बता रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिपेंडेंट था अपनी कैपिटल के लिए या अपने सोर्स ऑफ फंड के लिए, सपोज यस बैंक पे कंप्लीटली डिपेंडेंट था, उसने सारा कुछ उसी से ही ले रखा था और एक ही बैंक अकाउंट सपोज चल रहा है कंपनी का, तो सारी ट्रांजेक्शन उसी से हो रही हैं, मतलब जो जो कुछ भी था, और लोन भी उसी से ही चल रहा है उसी बैंक से। अब वो ही बैंक बंद हो गया, बैंक करप्ट हो गया, उसने बंद ही कर दिया, ऑपरेशंस बंद हो गए। 2 दिन के लिए ऑपरेशंस बंद रहे थे बिल्कुल यस बैंक के, अगर आपको ध्यान हो। कोई अपना पैसा ना विड्रॉ कर सकता था ना ट्रांसफर कर सकता था, ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी। तो अगर हम एक ही चीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो, और वही चीज फेल हो गई, तो यानी कि हम भी कंप्लीटली फेल हो गए। इस वजह से लोग थोड़ा 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 करके हर जगह से कैपिटल लेते हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एटलीस्ट वी आर नॉट फॉलिंग अपार्ट, वी आर नॉट कंप्लीटली गॉन केस। क्लियर है? तो कॉम्पोजिशन हमें इसलिए रखना पड़ता है। कई बार शेयर से भी हमें बेनिफिट हो रहा है, कई बार हमें डिबेंचर से बेनिफिट हो रहा है, कई बार हमको बैंक से इजिली मिल पा रहा है तो हम वहां से ले रहे हैं। जो जहां से भी हमें मोस्ट हैप्पीली लिक्विड मनी मिल जाता है हम वहां से लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज फंड इन्वेस्टमेंट। अब पैसा तो ले लिया हमने, कैपिटल मार्केट से आ गया, उसको आगे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, दिस इज पार्ट ऑफ, दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट नेचर और वी कैन से दी इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं अपना फंड का, जिससे कि हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अच्छे रिटर्न्स का मतलब इससे बेस्ट रिटर्न हमें या इससे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, कुछ लोग सोचते हैं, सपोज आपके पास अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपीस देती हूँ, नाउ यू इन्वेस्ट एंड यू गो एंड अर्न मनी, तो आप में से कुछ लोग होंगे जो उस 1 लाख रुपीस को सोचेंगे कि मैं कोई स्टार्टअप में कुछ कहीं पैसा लगाता हूँ या 1-2 लोगों से टाई अप करता हूँ, कुछ मेरे को काम मिल जाए डेवलपमेंट का, कुछ प्रोग्रामिंग का, कहीं पे कुछ लोग ये सोचेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि शायद मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ पैसा मिल जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं मैं बैंक में FD करा देता हूँ, या मैं कहीं ऐसी जगह पे प्लान इन्वेस्ट कोई प्लान लेता हूँ जहाँ पे कि मुझे रिटर्न्स 1 साल के बाद 2 साल के बाद अच्छे मिलेंगे, या कहीं पर अब कोई लोग पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट, जिसका जैसा एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से। तो फंड इन्वेस्टमेंट वी एज द बिजनेस विल हैव टू थिंक कि वेर एवर वी आर इन्वेस्टिंग, हम उससे ज्यादा बेटर यूज उस पैसे का नहीं कर सकते उस गिवन पॉइंट इन टाइम में, यानी कि हम बेस्ट प्रॉफिट ले पा रहे हैं, हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें, वो है फंड इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट फंक्शन तभी फुलफिल होगा जब हम इस तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे जो कि मतलब हम बेस्ट यूटिलाइजेशन हम ले रहे हैं उस पैसे का। प्रॉपर लिक्विडिटी, मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी, इस कोई बता सकता है मुझे इसका क्या मतलब है? प्रॉपर लिक्विडिटी हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1-2 क्लास पहले, परसों भी पढ़ा है हमने। Does it refers to the cash flow? राइट शिवम। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे जो एसेट का सबसे क्या बोलते हैं उसको कि जिसको कैश इज दैट थिंग, द कैश इज दैट काइंड ऑफ एसेट वेर इन यू कैन easily
एक्सेस और यूज इट, सबसे ज्यादा शॉर्टर टाइम में हम यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको कुछ भी खरीदना है तो कैश से जल्दी आप किसी चीज से नहीं खरीद सकते। आपके पास चाहे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी हो, बट आप किसी को वो देकर कुछ चीज नहीं ले सकते जो आपको इमीडिएटली चाहिए, जो आपको ऐसे चाहिए, राइट। वी मेक द पेमेंट ऑनलाइन, वी बाय सो मेनी थिंग्स ऑनलाइन एंड वी जस्ट डू इट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन कैश पे करने का ऑप्शन है, ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन है। ये चीज आपके पास प्रॉपर्टी में पड़ी हो तो उसकी वैल्यू तो ऑफ कोर्स है, बट आपको उसको कन्वर्ट करने में कैश बहुत टाइम लगेगा। और कोई, क्योंकि बार्टर सिस्टम कहीं पर दुनिया में नहीं है कि आप ये चीज लेके दूसरी चीज ले लो, वो भी नहीं हो सकता। सो कैश इज द ओनली मीन थ्रू विच वी कैन, और कैश इज, यू कैन से, द बेस्ट रिसोर्स टू मेंटेन दी लिक्विडिटी। अगर आप बोलें कि हमारे पास लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब कि आपके पास कैश अवेलेबिलिटी, इमीडिएटली कैश अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, या फिर ऐसे जगह पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि इमीडिएटली आपको कैश में कन्वर्ट करके भी दे सकता है। Yes, Ritesh, right. You're written right. The business requires it to buy raw material. सैलरीज पे करना मतलब सारे जो रूटीन के खर्चे हैं, खर्चे जिसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए ही चाहिए है, वो सारी चीजें लिक्विडिटी से कंप्लीट होती हैं। ठीक है, आपने ठीक है एक ऑफिस बनाया, आप कहीं, अब जैसे सपोज ये कॉलेज है हमारा, ये बिल्डिंग है, एक बार बिल्डिंग बन गई ना हम हर साल तो बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम हर साल बेंचेस भी नहीं खरीद रहे हैं, हर साल चेयर्स भी नहीं खरीद रहे हैं, हर साल ये जो भी है हमारा फिक्सचर्स, हमारा फर्नीचर्स, हमारा जो भी एसेट्स हैं ऐसे, वो एक बार पैसा लगा के हमने वो चीज खरीद के खत्म कर दिया फॉर लॉन्ग टर्म। अब वो चीज चलेगी, सिर्फ हाँ मेंटेनेंस में हमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, बट उतना नहीं लगाना पड़ेगा जितना कि हमें एक फिक्स एसेट को खरीदने के लिए चाहिए। तो लिक्विडिटी हम इसलिए रखते हैं कि जो हमारे रूटीन के खर्चे हैं वो हमारे टाइम टू टाइम होते रहे, कोई खर्चा रुके नहीं। अगर हमारा रूटीन का कोई भी खर्चा रुकता है तो लॉन्ग टर्म हमारा जो हमारा शॉर्ट टर्म है वो तो लॉस होगा ही होगा, लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट होने वाला है, लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट होने वाली है इस चीज को। क्योंकि जहां कहीं आपने सपोज एक पर्सन की सैलरी रोकी, पर्सन विल ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग टू गेट अदर ऑप्शंस। वो चाहे एक बार अगर आपके साथ काम कर रहा है, आपने एक महीना उसकी सैलरी डिले कर दी, 2 महीना सैलरी कंटिन्यूसली डिले कर दी बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजन, एम्प्लॉइज विल नॉट अंडरस्टैंड दैट कि यार कंपनी के पास पैसे नहीं है, लॉसेस है। ऑब्वियसली वो क्यों समझेंगे, क्योंकि जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी सैलरी ज्यादा तो नहीं देती है, सैलरी तो उतनी ही देती है, तब भी प्रॉफिट कंपनी को होता है, तो लॉसेस के टाइम में भी कंपनी मैनेज करे, विच इज वेरी ओके थिंकिंग पार्ट जो एम्प्लॉइज का है वो ये सोचते हैं। तो अगर आपने डिले कर दिया या 2-4 महीने भी ऐसा ही कंटिन्यू हुआ तो लोग कहीं और दूसरी जगह ऑप्शंस देखने लगते हैं, ऐसा होता है। तो लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे मेरे सपोज फर्स्ट को मैं सैलरी देती हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, 100 लोग मेरे अंडर काम करते हैं, मुझे 100 लोगों को सैलरी देने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए एक महीने में, 1 तारीख को। तो 31 तारीख को अगर मेरे पास 10 लाख रुपया नहीं है, इसका मतलब मेरी लिक्विडिटी IM या मेरा FM जो भी है is incapable to maintain the proper liquidity in the organization. And maintaining proper liquidity means as and when the cash or the liquid money is required in the business, it is available, that very time it is available. आपका फर्स्ट को सैलरी डे था, आपके पास पैसा 10 की जगह 20 लाख आ गया, लेकिन वो सेकंड को आया, तो यू आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर लिक्विडिटी। बाद में क्यों आया, आपको इस तरह से हमें मैनेज करना था कि हम उसमें से आउट ऑफ दैट एटलीस्ट हमें 10 चाहिए था फर्स्ट को, तो हम 10 एटलीस्ट 31 की शाम तक मैनेज कर पाते हैं हमारे अकाउंट में। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, कुछ भी ऐसी रूटीन की कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होती ही हैं। सपोज किसी पर्सन ने ज्वाइन करा, आपको इमीडिएटली उसका सीटिंग अरेंजमेंट करना है, उसके लिए चेयर, टेबल, लैपटॉप, स्टेशनरी, पता नहीं क्या क्या अरेंज करना है। ऑल तो स्टॉक में रहता है, स्टॉक अगर ओवर हो गया एकदम से, एडमिन वाले ने बोल दिया भैया ठीक है मेरा तो 15 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, मेरे को तो आज ही प्लेस करना है ऑर्डर, अदरवाइज 15 डेज में ये खत्म हो जाएगा एंड देन विल बी शॉर्ट ऑफ वो। तो आपके पास वो उसके लिए भी पैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको लैंड तो जाकर बेचेंगे नहीं अपना एसेट और फिर लाकर आप पेंसिल खरीदेंगे, इट विल नॉट बी पॉसिबल। सो लिक्विडिटी इज दैट, मेंटेनिंग सफिशिएंट फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ फंड्स नहीं होगा, मतलब वी विल नेवर एक्सपीरियंस द स्कैरसिटी ऑफ फंड्स। ये बेसिकली है प्रॉपर लिक्विडिटी को मेंटेन करने का। उसके बाद है हमारा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस।
सरप्लस का मतलब जो बेनिफिट्स हमें हुए हैं या जो प्रॉफिट हमने अर्न किया, आपने देखा होगा अभी कल की न्यूज थी, SBI हैज मेड 6,504 crore of rupees in last quarter. RBI. It was SBI which was mentioned. एक बैंक अगर इतना कमा रहा है तो RBI सोचो कितना कमा, RBI is a very big thing बेटा। तो एक बैंक आपने देखा होगा न्यूज में वैसे भी आता है, इन्फोसिस ने इतना इस क्वार्टर में अर्न किया या रिलायंस ने इतना इस क्वार्टर में अर्न किया, वो एक क्वार्टर की इनकम है उनकी। तो वो अब हमारे पास आ गया इतना पैसा। सी डिस्पोजल ऑफ सरप्लस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सपर्टीज, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको मुझे अगर कोई बोलते हैं आपको 1,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं इन्वेस्ट कर दो, तो क्या हम कर सकते हैं? डू वी हैव दैट एक्सपर्टीज? क्या हम उसको रख ही नहीं पाएंगे? शायद वी वुड गो मैड कि यार इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करें, उतना प्रेशर ही नहीं ले पाएंगे हम कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्या कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा अर्न करने के बाद आपको कितना पैसा कहाँ टैक्स में देना है, इसके अलावा और क्या क्या लाइबिलिटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं हमको जो हमें फॉलो करने हैं, बैंक्स की तरफ से क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमें कितना आउट ऑफ दैट कितना इनकम हमको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या हमें शेयर्स को डिविडेंड देना ही देना है या नहीं देना है, हमारे और ये भी चेक करना इट मे बी पॉसिबल। जो वो प्रॉफिट दिखाते हैं, प्रॉफिट का मतलब तो यही है कि उनको वो इनकम हुआ है आउट ऑफ ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हाटएवर हैव बीन इनकर्ड, उसके बाद एक्सेस में जो मिलता है वो प्रॉफिट होता है। यानी कि मेरा जो कॉस्ट लग गया वो तो लग ही गया, उसको तो मैंने निकाल ही लिया पहले से, यानी कि मैंने बिजली का बिल पे कर दिया, मैंने व्हाटएवर इज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर देयर, वी हैव पेड ऑल दोस एक्सपेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर इज द लेफ्ट मनी इज द सरप्लस और द प्रॉफिट बेसिकली। तो उसको अब हम कैसे डिस्पोज करें, कहाँ कहाँ हमें देना है, क्या हमें कुछ नए एसेट्स परचेज करने हैं, क्या अगर हम अपनी टीम को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एक नई जगह पर अपना एक न्यू ऑफिस लैंड बिल्डिंग परचेज करने की जरूरत है, न्यू ऑफिस स्टैब्लिश करने की जरूरत है, क्या हम कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं, ऑफ कोर्स अगर नए प्रोजेक्ट्स लाने वाले तो हमें नई कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट चाहिए होगी, तो क्या हम उसमें से सपोज हमें एक बेनिफिट 1,000 करोड़ का हुआ तो क्या हम 1,000 में से 100 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट में लगाने के लिए रखें, या हम अपने एसेट्स को और बढ़ाने में रखें, या हम सैलरीज में दें वो पैसा एज एन बोनस, एनुअल बोनस के नाम से दे दें, या हम सैलरीज में अप्रेजल्स लोगों के कर दें, क्या करें हम, या इंसेंटिव्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें कुछ। ये सारी चीजें हैं, सारे ऑप्शंस जो कि बहुत कॉशियसली हमें डिसीजन लेना होगा दैट हाउ वी कैन डिस्पोज those or how we can distribute or how we can manage to use those that surplus amount which we have earned. क्लियर है कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया हमारा। फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी हम इसको नेचर में भी पढ़ चुके हैं, इस पॉइंट को भी। एनालिसिस ऑफ द कंपनी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरे पास अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं इधर, आपका फिर कंटिन्यू करती हूँ। कल स्ट्रेंथ कहाँ थी आप लोगों की, कहाँ चले गए थे आप लोग? कल इतने कम बच्चे थे, आज तो स्ट्रेंथ अच्छी है। Okay. So basically, financial controls may be considered as the analysis of a company's actual results approached from different perspectives at the given different times or different point in times, compared to its short term, medium और long term objectives होती। फाइनेंशियल कंट्रोल्स का मतलब ये हुआ कि जब हमको जहां पर लिमिट लगाने की जरूरत है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी पर्सन को अनलिमिटेड एक्सेस दे दें टू यूज द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, इवन इफ द पर्सन इज
maybe the CEO of the organization. तो भी we have to make certain financial controls कि हम इससे ज़्यादा percentage of the amount या इतना limit should be the max limit which we should be investing in this. ऐसा नहीं कि पूरा मतलब किसी को 100% जो भी प्रॉफिट हो पूरा का पूरा प्रॉफिट उसने एक्सपेंशन में लगा दिया और बोल दिया हम इस बार कुछ ना तो अप्रेजल्स दे रहे हैं ना हम आपको इंक्रीमेंट्स दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ना हम एनुअल बोनस दे रहे हैं ना हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर. आप हम ऐसा नहीं कर सकते. इवन इफ आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी आई वुड हैव टू अंडरस्टैंड एंड आई हैव टू एक्चुअली रिप्लाई टू द एम्प्लॉइज कि भाई क्यों अप्रेजल्स नहीं दे रहे हो इस साल. इट इज आवर पॉलिसी. हम हर साल एक बार इंक्रीमेंट हमको मिल रहा है, इसी पॉलिसी के बेस पर हमने ज्वाइन किया था. तो आप अब कैसे उस चीज को मना करके आप बोल सकते हो कि हमारा दूसरा प्लान है, एक्सपेंशन का प्लान है, एक्सपेंशन का विच इज ओके, बट जो हमने अपना पार्ट किया है या वॉट एवर बेस्ट वी हैव गिवन एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे बेस्ट एम्प्लॉइज हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करें तभी हमें पैसा प्रॉफिट मिल रहा है. तो जो उन्होंने काम किया उसके बदले उनको ऑब्वियसली सैलरीज तो मिली हैं, बट एक पॉलिसी अप्रेजल्स की भी है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम ये नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ठीक है, यू गो एंड टेक द मनी ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक और लोन लो या कुछ भी है. At least some amount of profit you have to dispose to the employees also in terms of incentives or increments or whatever way. तो कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब है हमें हर जगह पर कहीं ना कहीं पर एक कंट्रोल अथॉरिटी को या तो सेट करना होगा या लिमिट को सेट करना होगा कि भाई इससे ज्यादा इस चीज पर पैसा कंपनी नहीं लगाएगी और यू हैव टू इंश्योर कि नहीं जाए पैसा बाहर, इससे ज्यादा पैसा बाहर इस पर्टिकुलर चीज पर नहीं जाएगा. ठीक है. तो कंक्लूजन बेसिकली ये हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी बिजनेस की दुनिया में. क्यों? क्योंकि फाइनेंस इज एवरीथिंग, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर फाइनेंस ओनली. आप, मैं, कोई भी है, जो भी इंसान है, हर कोई पैसे के लिए, अल्टीमेट गोल जो है हमारा वो पैसा ही है अर्न करना. इसलिए हम सारे काम कर रहे हैं जो हम आज कर रहे हैं. इफ यू गाइज आर स्टडिंग टुडे, इफ यू गाइज हैव चोजन टू बी द कंप्यूटर इंजीनियर और समथिंग, और मे बी इफ यू चोजन एनीथिंग टू स्टडी, इट इज बिकॉज यू हैव सम फ्यूचर प्लान्स कि मैं ये करूंगा या मैं ये करना चाहती हूँ. और वो आपके फ्यूचर प्लान्स जो आपने किए हैं, सोचे हैं या फोकस किए कि मैं ये करूंगा या करूंगी, तो वो उसको अचीव करने के लिए आप आज वो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो. क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो? you're acquiring that knowledge, you're acquiring that degree, that course, you're learning about it, how to do it, and then once you will be done with this part, then implementation part will come, and then you will start implementing it. Maybe you'll start your own organization or whatever. So basically financial management is an important topic because everywhere the funds is involved or the money is involved, and we should be knowing how to use it efficiently, how to use it without any wastage, और उसका optimally utilization हम करें. This is what it is. The reason of establishing a company is to make profit. आप कभी भी किसी भी, वो सिर्फ एनजीओज होती हैं जिनको कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर जनरली जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज या नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स या नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे कि आप, मैं, हम जैसे प्राइवेट लोग लॉस लेकर काम नहीं करना चाहते, वहां पे फिर गवर्नमेंट काम करती है अगर हमें जरूरत है. तो अगर हमें जरूरत है वो काम होने की, देश में, एक कंट्री में, एक स्टेट में कहीं पर कि वो काम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल रेलवे जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, अभी तो वो भी प्राइवेटाइज हो गया, कि रेलवे जरूरत ही है लोगों को, गरीब लोगों को ट्रैवल करने की जरूरत है. हर कोई फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकता, दूर डिस्टेंट जो प्लेसेस है उन पर हर कोई बस में भी ट्रैवल नहीं कर सकता, हर किसी के पास अपनी गाड़ी भी नहीं होती है, गरीब आदमी साइकिल पर दूर नहीं जा सकता. तो railways are to be maintained, but you, me, anybody is not capable enough as a one person to establish one department which is running in the entire country. But railway is such department which was managed by government even if it was in losses because it was the requirement. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है, कंपनी स्टैब्लिश होती है, वो प्रॉफिट के लिए ही होती है. ठीक है. प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ भी काम, या प्रॉफिट ही कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए हम नौकरी भी करते हैं. हर कोई, आप भी अगर कल को फ्यूचर में इफ यू वुड, या आप आज पढ़ भी रहे हैं, तो यू आर थिंकिंग ओनली बिकॉज यू वांट टू सेव योर फ्यूचर, यू वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर, कि इसके बेसिस पे शायद मैं कुछ कमा पाऊंगा, या इसके बेसिस पे शायद मैं कुछ बिजनेस कर पाऊंगा, या अपने लिए कुछ लाइवलीहुड के लिए अर्न कर पाऊंगा, या अपनी फैमिली को स्टेबल बना पाऊंगा. एंड देन एवरीथिंग इज विल बी स्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ मनी. सो द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट और टू get established is to earn the profit, maximize the profit as much as possible.
ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल यही रहता है कि हम अपने एक्सपेंसेस कम से कम करके, कम से कम कॉस्ट इनकर करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। ठीक है। घर में भी जो अर्निंग पर्सन होता है उसका भी यही गोल होता है। जनरली आपने देखा होगा मदर्स जो होती हैं इफ दे आर नॉट अर्निंग तो आपको वो हेल्प कर देती हैं पैसे में। फादर जो अर्न करता है वो उतनी नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। सो आई थिंक टाइम इज अप फॉर द मीटिंग। किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताइए, या फोन पर भी पूछ सकते हैं, या हम नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं क्वेश्चंस। दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, take care, bye bye. I'll take your class tomorrow. Something was scheduled which was cancelled, which is cancelled now, so I'll be there tomorrow for you guys. Okay, bye.